दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, GS 30 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 का वीडियो आप सभी के सामने है। इससे पहले पार्ट 5 तक का वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो 5 पार्ट तक के वीडियो को आप सभी को पहले देखना है। ये पार्ट 6 का वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाल बटन आप सभी को दिख रहा होगा, उसे आपको क्लिक कर देना होगा, जिससे आप सभी को हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आप सभी को हम बताना चाहेंगे, यदि आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष की, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष की, तीसरा ऑप्शन है यह एक स्थायी सदन होता है और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने 2 वर्षों की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक स्थायी सदन होता है। तो राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती, यह एक स्थायी सदन होता है। ये कभी क्या होता है, विघटित नहीं होता है। अगर बात किया जाएगा यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है, तो आप सभी का क्या हो जाएगा, 6 वर्षों की। तो राज्यसभा के सदस्यों की अवधि अगर पूछता है तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्षों की होती है। अगर राज्यसभा की बात किया जाएगा तो ये कभी विघटित तो होती नहीं है, इसलिए यह एक स्थायी सदन हो जाएगा। और लोकसभा इसका निचला सदन होता है जो कि विघटित हो सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये या एक स्थायी सदन होता है। इसकी कोई अवधि नहीं होती है, इसके सदस्यों की अवधि होती है। 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। उसके आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा, इसके बारे में एडिशनल जानकारी दी जाएगी आप सभी के लिए। तो आप मूव करेंगे आगे, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। तो क्या है ये? ऊपरी सदन है राज्यसभा जो है भारतीय लोकतंत्र की। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है लोकसभा जो है वो निचला प्रतिनिधि सभा है। और राज्यसभा में वर्तमान में या राज्यसभा के इतने सदस्य होते हैं, तो 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामांकित किए जाते हैं। राज्यसभा में के सदस्य यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आया था। ये हो जाएगा राज्यसभा में सदस्य जो हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, कितने सदस्य, तो यहाँ पर बात की जा रही है कितने सदस्यों की। तो 1/3 सदस्य जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वो हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आ सकता है एग्जामिनर कि बताइए कितने सदस्य हर 2 साल बाद राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 सदस्य। इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये आपका राज्यसभा है, ऊपरी सदन है सबसे पहले, और ये आपका सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह है, जिसे मुंडकोपनिषद से ये राष्ट्रीय वाक्य जो है लिया गया है। इसके बाद ये कैसा सदन है, तो सबसे पहले ये ऊपरी सदन है, भारत का क्या है, ऊपरी सदन है। निचला सदन आप सभी को हमने बताया था लोकसभा है, और संसद 3 उससे मिलकर बनती है। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया लोकसभा और प्लस राज्यसभा। तो हमारी जो संसद है उसमें कितने हैं, तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। और इसका कार्यकाल राज्यसभा के कितना वर्ष होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद यहाँ के सभापति की बात की जाएगी, तो सभापति वर्तमान में कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। उसके बाद यहाँ पर उप सभापति की बात की जाएगी, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, हरिवंश नारायण सिंह हैं। इसके बाद बात किया जाएगा सदन के नेता वर्तमान में कौन है, तो ये 14 जुलाई को आपके 2021 में नॉमिनेट किए गए हैं, इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल हैं। इसके बाद विपक्ष के नेता कौन हैं, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये आपके सामने एडिशनल जानकारी थी। आइए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में हीरा पाया जाता है। तो भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गोलकुंडा, झारखंड, पन्ना मध्य प्रदेश में और कर्नाटक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश पन्ना में पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कॉफ़ी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोकेन, मार्फिन, टैनिन और कैफीन, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन जो है ये कॉफ़ी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है उपचायक, दूसरा ऑप्शन है अपचायक, तीसरा ऑप्शन है स्कंदक सहायक और चौथा ऑप्शन है अधिशोषक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर है स्कंदक सहायक जो है वो जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो फिर स्कंदक सहायक के जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा क्या है? तो सीसा के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है शुद्ध ठोस पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है अति शीतित द्रव पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है जेल और चौथा ऑप्शन है बहुलक पॉलीमर है। तो यहाँ पर जेल लिखा गया है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सीसा आपका क्या है? ये अतिशीतित द्रव पदार्थ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। अगर लोहे में जंग लगना है तो इनमें से किसकी आवश्यकता होगी जिससे लोहे में जंग लग जाएगी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा जल, तीसरा ऑप्शन है मात्र कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी और चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या है? मात्र ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे अगर लोहे में जंग लगना है तो उसके लिए कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीजन और जल की अनुपस्थिति क्या है, उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। ऑक्सीजन तथा जल जब तक होगा नहीं तब तक लोहे में जंग लगे नहीं। तो ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि वाह। तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों बनाया जाता है, क्या क्यों मिलाया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पेट्रोल के वाष्पन को यह कम कर देता है, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल की दक्षता को ये बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल के जमने को रोकता है और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है पेट्रोल की खपत को घटाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आप सभी के सामने है, ये हो जाएगा ये पेट्रोल को जमने से रोकता है, इसलिए विमानन में गैसोलीन में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। तो विमान गैसोलीन में ग्लाइकोल को क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह पेट्रोल को जमने से रोकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है किस प्रकार की अपक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। संलयन अपक्रिया, विखंडन अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया और प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो ना ये विखंडन पर आधारित होता है, ये विखंडन अपक्रिया हो गई। अगर हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा किस अपक्रिया से आपका हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विखंडन अपक्रिया। हाँ तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी पीडीएफ को अगर आपको प्राप्त करना है और हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे वीडियो की अपडेट को लगातार मिस नहीं करना है तो इसे आपको क्या करना होगा? हमारे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सभी को उस पर क्लिक कर देना है। तो आप इस तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही पीडीएफ भी मिलती रहेगी, साथ ही साथ वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी। तो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और चौथा ऑप्शन है प्लूटोनियम।
एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन के दौरान, मान लीजिए नाभिकीय विखंडन है तो इसमें क्या है, नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको हमने बताया था। ये क्या है, परमाणु बम जिस पर आधारित होता है। इसमें क्या बताया गया है, श्रृंखला अपक्रिया को अगर नियंत्रित करना है तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हो तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बोरान का प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है उत्प्रेरण नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो उत्प्रेरण नाम किसके द्वारा दिया गया था, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है लैंडमुइर, तीसरा ऑप्शन है ग्राहम और चौथा ऑप्शन है वर्जेलियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्जेलियस ने क्या किया था, उत्प्रेरण नाम दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो बहिर्मंडल की बात की जा रही है और 4 गैसें आप सभी के सामने हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सी गैस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो गैस है ये बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में से 4 गैसें हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जो है वो बहिर्मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आयन मंडल क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक आयन, तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है इंफ्रारेड किरणें और चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। तो आयन मंडल मुख्यतः क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक आयन होता है। आपका आयन मंडल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक आयन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है वायुमंडल की मंडल की परत जो है लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 30 से 50 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 से 80 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 80 से 100 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है 100 से 120 किलोमीटर। आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर है 50 से 80 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आगे के स्लाइड में, तो आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे। जी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी परतों का नाम लिखा गया है, साथ ही साथ उनकी ऊंचाई भी बताई गई है। तो सबसे पहले हमारी बात की गई है क्षोभ मंडल की। सबसे यहाँ पर निचली परत कौन सी होती है, तो हो जाएगी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से शुरुआत होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर तक। इसमें इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ पर होता क्या है, अधिकांश गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प धूलकण यहीं पर मिलते हैं, मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा और तूफान आदि इसी भाग में आती हैं। तो यह आपका विशेषता है क्षोभ मंडल की। इसके बाद समताप मंडल दिया गया है। इसकी ऊंचाई देखा जाए, ये आप सभी के लिए मुख्य रूप से लेकर आया गया है, जिससे आप सभी का जो है एक क्वेश्चन के साथ और सभी क्वेश्चन तैयार होते चले जाएं उसी से रिलेटेड। तो 30 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मौसमी घटनाओं से रहित क्षेत्र होता है। ओजोन गैस की अवस्थिति जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से अवशोषण कर लेती है। तो यहाँ पर समताप मंडल को क्या कहा जाता है, तो ओजोन मंडल भी कहा जाता है, जहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। यह हमारी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है और हमारे पास उसे पहुँचने नहीं देती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मध्य मंडल की, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या बताया था हमने, यहाँ पर देख लीजिए आप, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। 50 से 80 किलोमीटर हमने आपको बताया था। इसका सही आंसर क्या है, 50 से 80 किलोमीटर। और इसके बारे में विशेषता देखेंगे तो क्या है, अंतरिक्ष में से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। तो ये मध्य मंडल क्या है, अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वो क्या होते हैं, इस परत में जल जाते हैं। तो ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ये तीसरी परत है हमारे वायुमंडल की। इसके बाद बात करेंगे चौथी परत की, तो ये कौन सी है, तो ये आयन मंडल है और इसकी ऊंचाई देखा जाएगा तो 80 से 400 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद इसकी हम विशेषता की बात करेंगे तो लिखा हुआ है ये संचार की दृष्टि से यह परत क्या है, विशेष महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें क्या है, संचार व्यवस्था आपकी पाई जाती है सबसे पहले। इसके बाद ये लिखा हुआ है आगे, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगों को परावर्तन इसी परत से होता है। तो रेडियो तरंगें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आयन मंडल में पाई जाती हैं। तो आप सभी को इस स्लाइड के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट परत आपकी क्या है, ये बहिर्मंडल है। तो सबसे लास्ट की परत या सबसे बाहरी परत हमारी क्या होती है, बहिर्मंडल होती है। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें पूछा गया था क्या बहिर्मंडल में
कौन सी गैसों की प्रधानता पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। 400 किलोमीटर के ऊपर ये क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर के ऊपर। तो कौन सी गैस की प्रधानता पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। एक बार फिर से आप सभी को हम बताना चाहेंगे क्षोभ मंडल क्या है। ऊंचाई है 13 किलोमीटर। समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे बहिर्मंडल की, तो 400 किलोमीटर के ऊपर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए आप सभी को बताया गया है, ये आप सभी को बताया गया है क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपकी परत कौन सी हो गई? ये आपकी क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? तो ये देखिए 13 किलोमीटर तक। यहाँ पर आप सभी को बताया भी गया है, ये देखिए वर्षा का स्थान है। यहाँ पर मौसमी घटनाएं आप सभी की पाई जाती हैं, बारिश हो रही है यहाँ पर। उसके बाद ये आपका हो गया समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 50 किलोमीटर आपकी इसकी ऊंचाई हो गई। ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है। यहाँ पर क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती नहीं हैं, तो ये आपकी वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श परत है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 80 किलोमीटर है। तो समताप मंडल में और क्या बताया था हमने, तो ये ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत भी पाई जाती है जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद ये आपका हो गया मध्यमंडल। इसके बाद ये आपका हो गया आयन मंडल। हाँ, आयन मंडल हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, बहिर्मंडल हो गया। तो ये आप सभी के सामने स्लाइड थी। क्षोभ मंडल आपका 13 किलोमीटर हो गया। उसके बाद समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 0 से 13 किलोमीटर आपकी क्या हो गई है, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या हो गया, इधर देखिए 50 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, समताप मंडल। 80 किलोमीटर तक आपकी क्या पाई जाएगी, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल हो गया। उसके बाद 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपरी परत 400 किलोमीटर के ऊपर आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बहिर्मंडल हो जाएगी। जैसा कि आप आशा करते हैं आप सभी को ये हमारी स्लाइड जो है बहुत ही उपयोगी लगी होगी। आपकी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर जाएंगे। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से देखेंगे, क्षोभ मंडल हो गई है आपकी, ट्रोपोस्फीयर के नाम से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। उसके बाद आपका हो गया समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया कौन सा, मध्यमंडल। उसके बाद ये आपका हो गया ताप मंडल। उसके बाद ये आपका बहिर्मंडल हो गया। तो क्षोभ मंडल को हमने क्या बताया था, 13 किलोमीटर से आपका क्या हो गया, ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 0 से 13 किलोमीटर हो गया, यानी शुरू से ये 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। समताप मंडल आपका क्या हो जाएगा, ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद ये क्या हो गया, मध्य मंडल आपका हो गया, ये कहाँ तक है, तो 50 से 80 है। उसके बाद ये ताप मंडल क्या हो गया, 80 से 400, 80 से आपका क्या हो गया, ये 400 हो गया। उसके बाद ये आपका बहिर्मंडल हो गया 400 के ऊपर। तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमारे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी भी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक और स्लाइड आपके सभी के सामने है, जिसमें आप सभी को गैसों के बारे में बताया गया है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए इसे थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन की बात की जाएगी, तो ये आपकी 78.09% पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बन जाएगा, सबसे अधिक प्रधानता वाली गैस कौन सी है, सबसे अधिक वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है आपकी, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। कितना परसेंट, तो ये 78 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ पर है 09 हो जाएगा, तो 78.09 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन ये 20.95 होती है ऑक्सीजन, उसके बाद है, फिर आर्गन आती है 0.93, उसके बाद अन्य गैसें 0.03 में आ जाती हैं और वायुदाब पाया जाता है। तो चार आप इन सभी के चार्ट के बारे में आपको बताया है। ये आपकी हो गई नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ग्रीन वाले में ये नाइट्रोजन हो गई 78.09 हो गया परसेंट। ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, तो आप ऑक्सीजन के बारे में हमने आपको बताया था, ये आपकी हो गई 20.95%। उसके बाद नेक्स्ट उसमें यहाँ पर आर्गन हो गई 0.93%
अन्य सभी गैसें आती हैं जैसे हो गई जिनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें आती हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये स्लाइड आप पसंद आई होगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है प्रवणता के संकेंद्रण के विरुद्ध कोशिका का संचालन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय परिवहन, चौथा ऑप्शन है प्रसार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रवणता के संकेंद्रण के विरुद्ध कोशिका का संचालन क्या कहलाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? सक्रिय परिवहन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है। चार आप सभी के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बकरी, मछली, फसल और प्रवाल, जो कि कोरल भी कहा जाता है जिसे। तो ये कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसकी किस्म की है? कॉर्ड किसकी किस्म है? तो ये मछली की किस्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है सीमेंट, दूसरा ऑप्शन है कांच और मिट्टी के बर्तन के निर्माण में किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है लोहे और स्टील और चौथा ऑप्शन है विद्युत। तो किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत में, जो विद्युत क्षेत्र में है इसमें क्या किया जाता है? अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस सूची में आती है। आप सभी को बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आप सभी का आ चुका है। तो आर्थिक योजना किस सूची में आता है आप सभी को आशा करते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, इससे पहले 5 पार्ट तक की वीडियो देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ईजिली पता होगा। और नहीं देखा है तो आप सभी से फिर से हम कह रहे हैं, वो वीडियो आप सभी को जाकर देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें रोज़ आप सभी को 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, साथ ही साथ आप सभी को एडिशनल जानकारी भी दी जाती है। तो आप सभी को उन सभी वीडियो को देख लेना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आर्थिक योजना किस सूची में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में बताना चाहेंगे आप सभी को, हमारे जो है संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। किस हो जाएगा? कितनी 3 सूचियों का वर्णन है। सबसे पहले है राज्य सूची, फिर कौन सी है? संघ सूची, और ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर संघ मीन्स यूनियन और प्लस ये आपकी राज्य जो है, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? स्टेट और यूनियन दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। और ये तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो ये आपकी हो जाएगी 7th अनुसूची में किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की आयु की सीमा कितनी है। ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 62 वर्ष, तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है 65 वर्ष और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है? तो 68 वर्ष आपके सभी के सामने है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आयु कितनी वर्ष होती है? तो 65 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष है? तो ये 65 वर्ष हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हाई कोर्ट की, तो ये कितनी हो जाएगी? हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट ये हो जाएगी आप सभी की 62 वर्ष हो जाएगी। तो हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये 65 वर्ष हो जाएगी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 1936, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1956। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सैन्य रणनीति में तोपखाना, या यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तुलुगमा, शुरू करने वाले मुगल सम्राट कौन थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है आराम शाह, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है? ये बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये मुगल सम्राट जो है उसने क्या किया था? बाबर, इन्होंने तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किस युद्ध के बाद भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध आपका तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और ये पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारत में मुगलों का साम्राज्य किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ था, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1526 में। कब, तो ये हो जाएगा 1526 में। तो 1526 में आप सभी का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बाबर के द्वारा लड़े हुए प्रमुख युद्धों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले 1526 में क्या था, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगलों का भारतीय साम्राज्य में क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी यहाँ पर भारत में। उसके बाद यहाँ पर खानवा का युद्ध है। यह खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। इसके बाद 1528 में बाबर ने एक बार फिर से एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर फिर से जीत गया था। तो 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में क्या हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के साथ, फिर से बाबर ने लड़ा था 1529 में, जिसमें फिर से क्या हुआ था, बाबर की जीत हुई थी। तो उपरोक्त में से सभी युद्धों में बाबर की ही जीत हुई थी। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं शासक बना था। तो आप सभी के सामने आशा करते हैं ये जो स्लाइड पेश की गई है इसके माध्यम से आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अभी तक आप सभी ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है विजयनगर और बाहमनी के सुल्तान निरंतर किस राज्य पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ा करते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रायचूर दोआब, दूसरा ऑप्शन है गोलकांडा, ये गोलकुंडा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है गुलबर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रायचूर दोआब इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता आप सभी के सामने पूछा गया है कब हुआ था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन 1932, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1933 और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है 1936। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1932 में पूना समझौता हुआ था। आइए देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को जानकारी दी गई है इस पूना समझौता के बारे में, उसी को आप सभी को बताएंगे हम। देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पूना पैक्ट, और ये पूना समझौता हुआ था ये भीमराव और अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, यहाँ पर आ गया है पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था। ये पूना पैक्ट हुआ था, ये देख सकते हैं आप पूना पैक्ट किसके, या पूना पैक्ट या पूना समझौता इसे कहा जाता है। ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये मध्य पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यरवड़ा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने समझौते को क्या नाम दिया था, तो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड के संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। तो अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड के संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। इस समझौते में क्या था, तो समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148
और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। तो इस समझौते का मुख्य क्या उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इस समझौते में दलित वर्ग के लिए बात की गई थी। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया था। लेकिन क्या किया गया था? यहाँ पर दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो थी बढ़ा दी गई थी। अगर प्रांतीय विधानमंडल में बात करेंगे तो 71 से बढ़ाकर ये क्या हो गई थी? 148। और केंद्रीय विधायिका में बात करेंगे तो ये कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अप्रैल 1916, मई 1916, मार्च 1919 और आखिरी ऑप्शन है दिसंबर 1918। इसका सही आंसर आप सभी के सामने क्या है? इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा अप्रैल 1916 में तिलक ने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और होम रूल लीग के बारे में जानेंगे। होम रूल लीग, इसे जूम इन कर लेते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। होम रूल लीग का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। तो इसका उद्देश्य आप सभी के सामने क्या बताया गया है? होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस लीग के प्रमुख नेता आपके हैं बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के बारे में हमने आपको क्या बताया था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। और कहाँ पर बनी थी? ये कोलकाता में बनी थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर बात करेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने कब किया था? तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने कब किया था? तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र और बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तो आशा करते हैं इस जानकारी के माध्यम से आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी, साथ ही आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आप सभी के पेपरों में इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसे आपको ध्यान से देखना होगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हुई कब थी? और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? ये सभी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गुलाब वंश का संस्थापक अपने साम्राज्य को एकतास में विभाजित एकतादारी प्रथा में क्या किया था? प्रणाली में रूप में जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बलबन किस राजवंश से संबंधित था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। मामलुक राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश और लोधी राजवंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मामलुक राजवंश से कौन संबंधित था? तो बलबन संबंधित था। इसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो मामलुक राजवंश कहें या गुलाम वंश कहें, दोनों एक ही बात है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पेश है एक न्यू स्लाइड, जिसमें आप सभी को प्रमुख राजवंशी जो हैं अभी तक इतिहास में जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके संस्थापक कौन थे इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम इसे जूम इन कर लेंगे एक तरफ की स्लाइड को। ये आशा करते हैं आप सभी को दिख रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो लिखा गया है हर्यक राजवंश जो है, हर्यक वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद पाल वंश की बात करेंगे तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर चालुक्य वातापी वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। उसके बाद आप सभी के सामने है चोल वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो विजयालय हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने है चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था।
आप सभी को बताना चाहेंगे गुलाम वंश का अगर पूछता है संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आप सभी को पेपर में ये कंफ्यूज कर सकती है, तो इसलिए आपको सभी को जानकारी दी गई है। अगर संस्थापक पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, और अगर पूछता है वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है यहाँ पर तुगलक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। लोधी वंश की किसने की थी तो बहलोल लोधी ने की थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो बाबर। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था तो सिंह विष्णु हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नंद वंश, इसका संस्थापक कौन था तो महापद्म नंद इसका संस्थापक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो श्रीगुप्त ने की थी। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक कौन था तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चालुक्य कल्याणी वंश का, इसका संस्थापक कौन था तो तैलप द्वितीय था। सेन वंश, इसका संस्थापक कौन था तो सामंत सेन था। चंदेल वंश, नन्नुक और खिलजी वंश का संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक आपका क्या हो जाएगा तो खिज्र खां था। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू और गुर्जर वंश का संस्थापक नागभट्ट। तो इन सभी के बारे में आप सभी को बताया है। ये सभी राजवंश प्रमुख रूप से आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आप सभी का आ जाएगा। आप पूछ लिया जाएगा कि हरिवंश वंश की स्थापना किसने की थी तो बिंबिसार इसका संस्थापक था। तो आसानी से आप सभी, अगर यहाँ से आप सभी वीडियो देखते हैं और अपने दिमाग में इस सभी संस्थापक को अपने दिमाग में बैठाए रहते हैं तो आसानी से मार्क कर जाएंगे उस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, एम.जी. रानाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है आप सभी के सामने राजा राम मोहन राय। इन्हें क्या किया जाता है, आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है या जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किस रक्त कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने WBC, दूसरा ऑप्शन है RBC, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो WBC को आपको क्या कहा जाता है यहाँ पर तो शरीर का सैनिक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो मैगस्थनीज की किताब को क्या कहा जाता है, इंडिका कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मेगास्थनीज की किताब का नाम पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका। ऋग्वेद की यहाँ पर बात करेंगे तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये आपका क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहला, ये सबसे प्राचीन ये आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद इसमें क्या है तो 1028 सूक्त हैं। कितने, 1028 सूक्त हो जाएंगे। 10 मंडल हैं और उसके बाद यहाँ पर 10,500 ऋचाएँ हैं। तो कितने हैं, 10,500 ऋचाएँ हैं और ये आपका सबसे पुराना वेद है। इसके बाद हम यहाँ पर पुराण के बारे में बात करेंगे। ये आप सभी के सामने 18 पुराण हैं। 18 पुराण का नाम आप सभी के सामने है, इसे हम जूम इन कर लेंगे। सबसे पहला आपका कौन सा है, ब्रह्म पुराण। उसके बाद ये हो गया पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण और भविष्य पुराण। इसके बाद यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराण आप सभी के सामने हैं और सबसे पुराना अगर पुराण पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है आप सभी का मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश,
तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन आप सभी का है मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी का कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नामदफा कहाँ पर हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे, हाँ ये आप सभी को क्या बताया गया है, इसको आप सभी को ध्यान में देख लेना है, ये आपको PDF में मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि भारत में जितने नेशनल पार्क हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, प्रमुख रूप से आप सभी को देख लेना है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसे हम एक बार जूम करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हेमिस के बारे में बताया गया है। आप सभी को दिख रहा होगा, ये हेमिस है। बताया गया है हाई एल्टीट्यूड, सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका कौन सा पार्क हो जाएगा? तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में ये लद्दाख में है। तो लद्दाख में आपका हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्क। उसके बाद किश्तवाड़ पार्क भी वहीं पर है, जम्मू कश्मीर में। ग्रेट हिमालयन पार्क कहाँ पर हो जाएगा आप सभी का? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, वैली ऑफ फूलों की घाटी है, और जिम कार्बेट ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को नेपाल दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपका नेपाल हो गया। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, आप सभी को दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये आपका हो गया क्षेत्र कौन सा? ये आपका है क्षेत्र राजस्थान। यहाँ पर डेजर्ट NP और यहाँ पर रणथंभौर और सरिस्का 3 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये आपका हो गया लिटिल रन हो जाएगा, लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये आपका हो गया गुजरात। इसके बाद यहाँ पर देखें गिर जो है, ये भी गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद हम मेन को आपको बताते जा रहे हैं, बाकी सभी को आपको स्लाइड से मिल जाएगा। PDF आपकी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप सभी को देख लेना है। तो ये कान्हा वाला जो आपका पार्क हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है? कान्हा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेंच नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, उसी के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे साइलेंट वैली, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क या साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये केरल है, तो केरल में स्थित है। उसके बाद नागर हॉल की बात की जाएगी तो ये कर्नाटक में है। डांडेल अगर बात की जाएगी तो ये आपका कर्नाटक में है, और मोलेन की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा गोवा में। तो आइए आगे देखते हैं, इधर कुछ जो पार्क पूछे जाते हैं यहाँ पर। नामदफा, अगर ये आपसे पूछता है नामदफा, तो नामदफा आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पर? नामदफा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो ये आपसे पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पर नामदफा आप सभी को दिख रहा होगा, नामदफा हो गया है। और इसके बाद कंचनजंगा, ये आपका ये कंचनजंगा लिखा हुआ है। उसके बाद केबुल लामजाओ है इधर, ये कहाँ पर आप सभी का है? केबिल लामजाओ। केबिल लामजाओ आप सभी का कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में स्थित है, ये केबिल लामजाओ। ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये काजीरंगा असम में हो गया। तो ये सभी को आपको ध्यान से देख लेना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मैप के माध्यम से इसे समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सभी को नेशनल पार्क प्रमुख जो हैं आपके भारत के याद हो जाएंगे। इसलिए आपको हमने इसे स्लाइड में डाल दिया है, इसे आपको ध्यान से देख लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो आज का ये 30 क्वेश्चन का जो सीरीज है पार्ट 6 का, ये पूरा हो गया है। और आप सभी को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, अभी तक अगर आपने हमारे स्टडी विद तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप सभी को जाना है और उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से जुड़ जाना है, जिससे आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाई गई PDF और साथ ही साथ वीडियो की जानकारी भी मिलती रहे और अन्य सभी सूचनाएं भी आप सभी को प्राप्त हो सकें। तो आप सभी को स्टडी विद तिवारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से क्या होगा, हमको क्या मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगी अभी आगे आने वाली वीडियो के लिए भी,
और साथ ही साथ आप सभी के साथ हम जुड़े रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा होती है। इसके बाद आप सभी के लिए एसएससी जीडी की क्लास आएगी प्रमुख रूप से। अभी उसका फॉर्म जो है फिलअप किया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में पार्ट 7 में आप सभी को फिर से कल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये आप सभी को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी को कल के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।